नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस का। विधानसभा उपचुनाव प्रचार में जुटे सीएम धामी। मंगलौर में केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी के साथ की जनसभा। 7 से 8 जुलाई तक बद्रीनाथ में भरेंगे हुंकार। मदरसों में अब एनसीईआरटी सिलेबस। शिक्षा परिषद अध्यक्ष बोले, बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम ताकि किसी भी षड्यंत्र का न हो शिकार। नदियों से मलबा न हटाने पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। जनहित याचिका पर सुनवाई। 2 सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने के आदेश। हरेला पर्व को लेकर तैयारियों में जुटे प्रदेश के सभी विभाग। अनगिनत पौधे लगाए जाने का लक्ष्य है। वृक्ष संरक्षण के लिए कराई जाएगी जियो टैगिंग। और चंपावत टनकपुर हाईवे बंद। स्वाला के पास आया मलबा। ट्रैफिक डायवर्ट। उत्तरकाशी में नाले में बहे 2 लोग, एक को बचाया। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में 10 जुलाई को 2 सीट पर उपचुनाव होने हैं और इसे देखते हुए भाजपा ने उपचुनाव में ताकत झोंक दी है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने यह बताया कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत शुक्रवार को केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी के मंगलौर दौरे से होने जा रही है। इस दौरान सीएम धामी की मौजूदगी में लिबरहेडी में एक जनसभा हो रही है। मंगलौर से भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना है। इसी कड़ी में 7 और 8 जुलाई को मुख्यमंत्री धामी बद्रीनाथ विधानसभा के चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। वो 6 जनसभाओं के संबोधन के साथ बैठकों में शिरकत करेंगे। उत्तराखंड के मदरसों में अब एनसीईआरटी सिलेबस की किताबें पढ़ी जा रही हैं। आपको बता रहे हैं, मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के नेतृत्व में मदरसों के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड में कुल 415 मदरसे रजिस्टर्ड हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी के कोर्स को लागू किया गया है ताकि मदरसों के बच्चे मुख्य धारा से जुड़ सकें और किसी भी षड्यंत्र का शिकार न बन सकें। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो काम किया है, हम उनके नेतृत्व में उन मदरसों के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं और तमाम मदरसों के अंदर जो 415 मदरसे हमारे रजिस्टर्ड हैं, हमने वहां एनसीईआरटी के कोर्स को लागू किया है। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में वो मुख्य धारा में जुड़ेंगे और किसी के भी षड्यंत्र का शिकार नहीं। उत्तराखंड की नदियों का चैनलाइजेशन न करने, बाढ़ राहत के कार्य न करने और नदियों से मलबा न हटाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार से इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के अंतिम सप्ताह में होगी। इसी को लेकर कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। सरकार शराब माफिया और खनन माफिया के इशारे पे चलिए, उसी के इशारे पर खनन और शराब नीतियां तय हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी ये बात बहुत लंबे समय से कह रही है और राज्य का जो बेरोजगार है उसके पल्ले तो कुछ आ ही नहीं रहा। खनन के कारोबार में आप देखिए कि राज्य के बाहर का माफिया जो है धड़ल्ले से काम कर रहा है। किसके इशारे पे कर रहा है, किसकी सह पे कर रहा है, किसकी अनुमति से कर रहा है, ये भी बड़ी बात है। और आपदा का समय है, आपदा के समय में जो है नदियों का पानी ग्रामीण क्षेत्रों में घुस जाता है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में हम पिछले वर्षों में देख चुके हैं कि जिस तरीके से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, गले तक के पानी में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत और हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ग्रामीणों के बीच में गए। हमने तब भी सरकार से कहा था कि आपदा से पहले जो नदियों में चुगान का काम है वो हो जाना चाहिए और तटबंध बन जाने चाहिए, जिससे जो है नदियों का पानी ग्रामीण क्षेत्रों में ना घुसे।
हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप हासिल किया है। उसके बाद से ही लगातार पूरे खेल प्रेमियों में जीत को लेकर उत्साह है। इस बीच सभी खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। काफी देर तक उनकी मुलाकात रही और इस बीच उन्होंने अपने मैच के साथ ही जीत के संस्मरण भी उनके साथ साझा किए। ध्यान केंद्रित नहीं बना रहा फाइल में लेकिन आप लोगों ने शानदार अपने टीम स्पिरिट को भी दिखाया है, अपने टैलेंट को भी दिखाया है और एक पेशेंस नजर आ रहा था। मैं देख रहा था कि पेशेंस था, तो हड़बड़ी नहीं थी, बड़ा आत्मविश्वास से भरा हुआ आप लोगों का। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है साथियों। पहले तो मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ आपका कि आपने हमें मौका दिया आपको आपके साथ मिलने का। और आपने जब हम नवंबर में अहमदाबाद में हम वो मैच हारे थे तो वहाँ पे भी आप आए थे जब हमारा थोड़ा समय इतना अच्छा नहीं था। तो हमें बहुत खुशी हुई कि आज हम आपको इस खुशी के मौके पे भी मिल सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो रोहित और इन सब लड़कों ने बहुत जो फाइटिंग स्पिरिट दिखाई है, जो नेवर से डाई एटीट्यूड दिखाई है, बहुत मैचेस में फाइनल में जाके भी वो बहुत मतलब इन लड़कों का बहुत क्रेडिट है इसमें। बहुत मेहनत की है इन लड़कों ने। बड़ी खुशी की बात है कि जो इन लड़कों ने इंस्पायर किया है, जो यंग जनरेशन आएगी, ये लड़के भी इंस्पायर हुए हैं। 2011 का जो विक्ट्री थी उसको देख के बड़े हुए हैं काफ़ी ये लड़के। तो अभी इन लड़कों ने ये परफॉर्मेंस दे के आई एम श्योर लड़के लड़कियां हमारे देश में इन लोगों को हर स्पोर्ट्स में बहुत इंस्पायर किया है। तो हम पहले शुक्रिया देना चाहते हैं आपका और मैं सिर्फ इन लड़कों को कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। बधाई तो आप लोगों को है भाई, देश के नौजवानों को आप बहुत कुछ आगे वाले लोग दे सकते हैं। विक्ट्री तो दिए हैं लेकिन आप उनको बहुत इंस्पायर कर सकते हैं। हर छोटी छोटी चीज में आप देश के लोगों को गाइड कर सकते हैं। तो अपने आप में एक आपके पास एक अथॉरिटी है ना। चाहे क्यों सीरियस है, हाँ? मैंने सही पकड़ा है ना। बीजेपी के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये पत्र महिलाओं को लेकर है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि महिलाओं के कम कपड़े पहनने की वजह से ही उनके साथ गलत घटनाएं हो रही हैं। इस बयान को लेकर कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने नाराजगी जताई है और बीजेपी और हरभजन सिंह चीमा के खिलाफ जमकर बयानबाजी की है। उन्होंने कहा कि इससे भाजपा का चरित्र और चेहरा उजागर हुआ है। बीजेपी इस मुद्दे पर बैकफुट पर आ गई है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि अभी उनको इस बयान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। भी निंदा करती हूँ इस बयान की। चीमा जी को शायद डेटा का पता नहीं है। उत्तराखंड देवभूमि में अधिकांश जो गैंग रेप और नृशंस हत्याएं हो रही हैं वो नाबालिगों की हो रही हैं। तो अगर वो पहनावे को दोष दे रहे हैं तो उनका क्या तात्पर्य है कि छोटी छोटी बच्चियों को पैदा होते ही पूरा ढक दिया जाए? उन बच्चियों का क्या कसूर है? उनके पहनावे पर उनका क्या कसूर है? तो कहीं ना कहीं लड़कों को संस्कार देने के बजाय, बेटों के लिए कोई बात बोलने के बजाय आप जो है लड़कियों के पहनावे पे बात कर रहे हैं। क्यों जो पूरी पूरी ढकी होती हैं औरतें, उनके साथ दुष्कर्म नहीं हो रहे हैं क्या? जिन्होंने सूट साड़ी पहन रखी उनके साथ दुष्कर्म नहीं होते क्या? तो ऐसे में ये एक संकीर्ण मानसिकता का परिचय चीमा जी ने दिया है। हरभजन सिंह चीमा ने क्या बयान दिया ये भी हमारे है, उसके उत्थान के लिए कार्य करती आई है। चाहे हम उत्तराखंड राज्य की बात करें तो महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने के लिए 30% का आरक्षण हमारी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। इसके साथ ही चाहे पंचायत हो, नगर निकाय चुनाव हो, उसमें भी हमारी सरकार के द्वारा मातृशक्ति के उत्थान के लिए 50% का आरक्षण इस राज्य में दिया जाता है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा भी महिलाओं के उत्थान के लिए अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं। हरेला पर्व को लेकर उत्तराखंड में सभी विभाग अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। संस्कृत साहित्य कला परिषद भी इस बार हरेला धूमधाम से मनाएगा और इस अवसर पर पौधे लगाएगा। संस्कृत साहित्य कला परिषद के उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने कहा कि इस बार हरेला के अवसर पर विभाग अनगिनत पौधे लगाने का लक्ष्य रख रहा है। इसके लिए विभाग की तरफ से तैयारी शुरू कर दी गई है।
देखिए, लक्ष्य तो हमारा अनगिनत है। पूरे उत्तराखंड देवभूमि में हम संस्कृति साहित्य कला परिषद के माध्यम से जो हमारी संस्कृति है उसके तहत हरेला को एक हरियाली महोत्सव के रूप में हम पूरे संपूर्ण उत्तराखंड में नहीं, संपूर्ण भारत में इसको मनाने जा रहे हैं। बहुत सारे विभिन्न संगठन और संस्थाएं मेरे साथ इस समय जुड़ गई हैं। भारत के जो हमारे पर्यावरणविद हैं, उनकी जो गंभीर जो चिंतनीय जो विषय था पर्यावरण को लेकर, उनके साथ बैठक भी की गई, वर्चुअल बैठक की गई। और वर्चुअल बैठक में हमने ये तय किया कि हम पूरे उत्तराखंड में हम पौधे लगाएंगे 7 दिन। उस दिन हरेला, जिस दिन महापर्व है, उस दिन पूरे भारत में स्थान स्थानों पर इस त्योहार को भी मनाया जाएगा और साथ में वृक्षारोपण भी किया जाएगा। वन अनुसंधान केंद्र लालकुआ के रेंजर मदन बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में चल रहा मानसून सीजन पौधे लगाने का बिल्कुल सही समय है, क्योंकि इस समय पौधों को भरपूर पानी मिलता है और हमारी धरती हरी भरी हो जाती है। उन्होंने कहा कि पौधे लगाने के लिए कम से कम 1.5 फीट गहरा गड्ढा खोदना हो चाहिए। ऐसा करने से पौधे को काफ़ी फायदा मिलता है। साथ ही ज़रूरत पड़ने पर कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे इस बार भीषण गर्मी पड़ी है, उससे लोगों को भी एहसास हुआ है कि धरती को हरा भरा रखना हम लोगों के लिए कितना ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने सभी से ज़्यादा पौधे लगाने की अपील भी की। ये इस साल मानसून हम पर काफ़ी मेहरबान है, अच्छी वर्षा हो चुकी है, धरती काफ़ी गीली हो चुकी है, तो इस समय पौधा लगाना सबसे बढ़िया समय ये है। मेरी लोगों से ये गुजारिश होगी कि पौधा जो भी लगाएं, चाहे कम लगाएं ज़्यादा लगाएं, लेकिन उसकी सुरक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए। और इस समय खास तौर से जो गड्ढा खोदने का जो क्रम रहेगा, कोई भी पौधा अगर लगाएं कम से कम 1.5 फीट का गड्ढा उसमें होना चाहिए। और गड्ढे में थोड़ा सा दीमक का अगर कहीं प्रकोप हो रहा है तो दीमक नाशक दवा भी प्रयोग होना चाहिए। चंपावत जिले में गुरुवार रात से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जिले के लाइफलाइन माने जाने वाला टनकपुर चंपावत NH 16 के पास भारी मलबा आने से बंद हो गया। इस कारण कई वाहन और यात्री रास्ते में फंस गए। प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए वाहनों को सुरक्षित जगहों पर रोक दिया है और इसी के साथ लोहाघाट से ट्रैफिक को डायवर्ट करते हुए वाया देवी धुरा हल्द्वानी भेजा जा रहा है। NH बंद होने से लोहाघाट से रोडवेज की अधिकतम बसों का संचालन नहीं हो पाया और सड़क खोलने के इंतजार में कई यात्री बस अड्डे में फंसे हुए हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जिले के सभी स्कूलों में DM ने छुट्टी कर दी है। के सोनलाल से लेके चंपावत के बीच में बहुत से पत्थर आ रहे हैं और रोड जो है बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है, जिसमें हमें कंट्रोल रूम से आदेश मिला है कि गाड़ियों को जो है जिनको ज़रूरी काम है तो वो बायां हल्द्वानी से देवीधुरा होते हुए हल्द्वानी से जाएं। यदि उनको किसी को काम जरूरी नहीं है तो वो ये यात्रा न करें। उनसे ये हम यात्रियों को ये बता रहे हैं और डाइवर्ट यहाँ से कर दिया जाता है। उच्चतः ने निर्देश दिया कि आप लोग यहाँ पर डाइवर्ट कर दो और इनको यात्रियों को समझाओ, बताओ कि भाई यात्रा नहीं करनी है ऐसे टाइम में। यदि जिनको जरूरी जाना है तो बायां देवीधुरा पे जाएं। सरकारी बसें भी बंद हैं, ये डिपो में ही खड़ी हैं। जो उनके स्टेशन हैं जैसे चंपावत में है तो वो वहाँ खड़ी हो गई है। उत्तरकाशी में चीड़बासा नाले के उद्गम स्थल पर हिमखंड टूटने और बारिश की वजह से नाले पर बनी अस्थायी पुलिया बह गई थी। इस पुलिया के बहने के बाद नाले को पार करते हुए 2 लोग बह गए, एक बच गया। गंगोत्री नेशनल पार्क के रेंज अधिकारी ने यह जानकारी दी। हल्द्वानी में हुई कई घंटों की बारिश में सड़कें बेहाल हो गई। आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में हल्द्वानी में काफ़ी बारिश हुई है। सिंचाई विभाग की लापरवाही से सड़क धंस गई। हल्द्वानी तिकोनिया चौराहे के पास वर्कशॉप लाइन में करीब 50 मीटर सड़क धंस गई और गहरा गड्ढा हो गया। यातायात पूरी तरह से ठप हो गया और जिस जगह पर यह सड़क धंसी उसके नीचे सिंचाई विभाग की नहर है। फिलहाल सड़क निर्माण का काम शुरू करा दिया गया है। इसके अलावा हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास भी सड़क धंस गई, जिसको रिस्टोर करने का काम शुरू किया गया। अलावा जो सरकारी संपत्तियों के भी जो सड़कों में मलबा आने की वजह से जो टूट फूट इत्यादि के डैमेज हुए हैं, उनको विभाग अपना असेसमेंट करेंगे और तात्कालिक रूप से रिपेयर करने की कार्रवाई भी करेंगे। 1-2 जगह पर सड़क धंसने की समस्या भी उत्पन्न हुई है, उसमें भी संबंधित विभागों को हम लोगों ने कल ही एक्टिवेट करके वहां काम शुरू करवा दिए थे।
उसमें काफ़ी तेज़ी से काम जारी है और उसको इस हफ्ते के अंदर अंदर हम लोग रिस्टोर कर देंगे। एक रेलवे स्टेशन के पास भी इशू सामने आया था, वहाँ जल संस्थान का सीवर लाइन का जो चेंबर है उसकी वॉल क्षतिग्रस्त होने की वजह से ऊपर की सड़क गिरी हुई है, तो उसमें जल संस्थान ने भी अपना काम आरंभ कर दिया है। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में मानसून सत्र को लेकर उपाध्यक्ष राज्य सलाहकार समिति विनय रूहेला ने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ ही विभिन्न विभागों की आपदा की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक की। उन्होंने मानसून सत्र के दौरान संभावित आपदाओं को लेकर तैयारियों को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो संदेश के जरिए आपदा के दौरान अधिकारियों को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश दिए। देखिए, आज यहाँ पे जिला आपदा प्राधिकरण अल्मोड़ा की बैठक हुई है, जिसमें अंदर जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी जो जनहित से जुड़े हुए, आपदा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी एसएसपी और सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ उपस्थित थे। और विषय था कि हम आपदा के प्रभाव को कम कैसे कर सकते हैं, जो आपदा आने वाली है उनको समस्या समय अंतर्गत किस प्रकार से निदान करें। इस बैठक के प्रारंभ में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस बैठक का संबोधन किया और उस बैठक के संबोधन में उन्होंने उन सबका मार्गदर्शन किया कि किस प्रकार से समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निराकरण के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। संबंधित अधिकारी इस दिशा में अच्छा प्रयास रखें, यदि नहीं रखेंगे या कोई शिकायत मिलती है तो सभी भुगतान करेंगे। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्थायी उप जिलाधिकारी नहीं होने के कारण कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोहर टोलिया के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। स्थानीय लोगों का कहना है कि आपदा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र मुनस्यारी में मानसून के समय यहां पर एसडीएम की तैनाती नहीं है। मुनस्यारी चीन और नेपाल दो देशों से लगा हुआ क्षेत्र है। कई महीनों से मुनस्यारी में एसडीएम नहीं है, जिससे क्षेत्र की जनता का जरूरी काम नहीं हो पा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर मानसून भवन जल्द से जल्द उनकी नियुक्ति नहीं हुई तो उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। देखो, आपदा की दृष्टि से मुनस्यारी धारचूला अति संवेदनशील सरकार द्वारा घोषित किया गया है और यहाँ पर जो है बहुत भारी वर्षा के कारण आपदा किसी भी गांव में, किसी भी एरिया में कहीं पर भी आ सकता है। तो हम चाहते हैं, सरकार से निवेदन करते हैं कि यहाँ पर कम से कम 2 महीने के लिए वर्षा काल तक, सितंबर तक यहाँ पर जो है कम से कम उप जिलाधिकारी भेज दे। अन्यथा जो है परमानेंट यानी कि स्थायी नियुक्ति मुनस्यारी में अभी तक उप जिलाधिकारी 7 महीने बीत चुके हैं। हम चाहते हैं, सरकार से, मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहते हैं, जिलाधिकारी और कुमाऊं कमिश्नर से निवेदन करना चाहते हैं कि यहाँ पर उप जिलाधिकारी दिया जाए, स्थायी नियुक्ति किया जाए। रुक करेंगे अगली खबर का। चंपावत के लोहाघाट ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय कनेडी के भवन की स्थिति बहुत जर्जर हो चुकी है। बरसात में भवन की छत लगातार टपक रही है। छत के सरिये तक साफ नजर आने लगे हैं। भवन की दीवारों में जगह जगह बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। बरसात के मौसम में नौनिहाल भारी खतरे के बीच टपकती हुई छत के नीचे बैठने को मजबूर हैं, लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा मामले पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। विद्यालय के एसएमसी अध्यक्ष त्रिलोचन पांडे ने बताया कि स्कूल के हालात खराब हैं। उन्होंने प्रशासन और शिक्षा विभाग से बरसात के समय में बच्चों की बैठने की व्यवस्था कहीं और करने और जल्द से जल्द विद्यालय भवन की मरम्मत करने की मांग की है। जैसे कि हमारे कनेडी प्राइमरी स्कूल की ये दुर्दशा हो चुकी है। यह बिल्डिंग 2004 में बनी थी। 2024 में मात्र 20 वर्ष में ही यह गिरने के कगार पे पहुंच चुकी है और इसका कोई सुधारीकरण का अभी कोई मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। और बच्चे इसमें अध्ययनरत हैं, रोज बच्चे आते हैं। मौसम की स्थिति बहुत खराब है और बच्चे और टीचर जो भी हैं उनके लिए कभी भी खतरा हो सकता है। मेरी प्रशासन और शिक्षा विभाग से यही अनुरोध है कि बच्चों के लिए उचित व्यवस्था की जाए, जिससे बच्चे सुरक्षित रहें और आने वाले समय में कोई ऐसी आपदा बच्चों के ऊपर न आए। भगवान किसी को इतना भी मजबूर ना करे कि किसी इंसान को ऑक्सीजन के सहारे सांस लेनी पड़े। ऐसा ही मामला रुड़की से सामने आया है। गुल मोहसिन नाम के एक व्यक्ति जिसके दिल में छेद है और किडनी भी खराब है, इसके कारण गुल मोहसिन को सांस लेने में दिक्कत है।
मोहसिन को ऑक्सीजन के सिलेंडर के सहारे सांस लेनी पड़ती है और इस नाजुक हालत में पीड़ित को अपने इलाज और गृहस्थी के लिए रिक्शा भी चलाना पड़ रहा है। ऊपर से रिक्शे की किस्त का तकाजा पीड़ित से किया जा रहा है। पीड़ित ने बताया कि 5 किस्त रिक्शे की भी उनको अदा करनी है। वहीं पीड़ित अपनी दास्तान सुनाते हुए रो पड़े। दिल्ली वाला ये क्या समस्या आपको? मेरे लंग्स खराब बताए। अच्छा, 60%। अच्छा, तो इस उम्र में भी आप रिक्शा चला रहे हैं, कारण? किस्तें भी रुकी हुई, 5-6 किस्तें रुकी, इसकी 21 किस्तें थी, 5-6 किस्तें रुक गई, वो देनी भारी पड़ रही। मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट में महान सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट का 234वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रजस एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड के उपाध्यक्ष कर्नल मुकेश यादव ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सर जॉर्ज को याद किया। इस मौके पर जौनपुर से आए लोक कलाकारों ने लोक नृत्य और गीत प्रस्तुत किए। दूसरी ओर सर जॉर्ज एवरेस्ट के जन्म दिवस को पर्यटन विभाग के अधिकारी भूल गए, जबकि पूर्व में पर्यटन विभाग की ओर से जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में जन्मदिन पर कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, लेकिन इस बार पर्यटन विभाग का कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। का जन्मदिन बहुत अच्छे ढंग से मनाया गया और विशेष रूप से यहाँ पर्यटकों के लिए जो सुविधाएं आप दे रहे हो बहुत अच्छी है, जिसमें हेलीकॉप्टर राइड है और भी चीज़ें, और म्यूजियम को आपने बहुत अच्छे ढंग से सजाया है और इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे ढंग से दी है और ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है और भविष्य में पर्यटक यहाँ पे काफ़ी आएंगे। आपके प्रयास की हम सराहना करते हैं और उत्तराखंड सरकार को बधाई देते हैं। सर ये देखिए, ब्रिटिश काल में ये बहुत कठिन था, लेकिन जॉर्ज सर ने जो भी कार्य किया, मेहनत ढंग से, अच्छे ढंग से जो पॉइंट बनाए और जिस ढंग से इसको डेवलप किया, उसी की वजह से आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं। सर जॉर्ज एवरेस्ट का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे पूरी मैपिंग के लिए, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐतिहासिक है। हिमालयाज़ एक सबसे डिफ़िकल्ट एरिया था जिसका मैपिंग करना इतना आसान नहीं था, लेकिन ये सब संभव हुआ और इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे भी जो एक्सप्लोरर थे उनका था। राधानाथ सिकदर जी थे जो बहुत ही बड़े मैथमेटिशियंस थे, सारी कैलकुलेशन उन्होंने की। उसके बाद जो भी ऑन ग्राउंड मैपिंग की वो की किशन सिंह रावत जी ने और पंडित नैन सिंह जी ने। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम बहुत। भगवानपुर सत्ता के गलियारों में अपनी अलग पहचान बनाने वाले भाजपा नेता सुबोध राकेश ने आज अपना जन्मदिन सेलिब्रेट गरीब अपाहिजों के बीच कैंप लगाकर किया। इसमें आंखों की फ्री जांच से लेकर ई रिक्शा भी बांटे गए। सुबोध राकेश ने बताया कि वो अपने बाबूजी कलीमाम राकेश और भगवानपुर से विकास पुरुष स्वर्गीय मंत्री सुरेंद्र राकेश के नक्शे कदम पर चलकर गरीब आवाम की सेवा कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। भाजपा नेता के जन्मदिन पर मुस्लिम बच्चों ने भाजपा नेता को केक खिलाकर बर्थडे स्पेशल किया। पर हमने अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा तो विकलांग दिव्यांग लोगों के लिए उपकरण वितरण का रजिस्ट्रेशन का हमने कैंप लगवाया था। आज वो जितने लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए थे उनको वितरण किए जाएंगे उपकरण विकलांगों को, और आंखों की फ्री जांच, आंखों का फ्री ऑपरेशन, वो सारी व्यवस्था यहाँ पर है। और ब्लड डोनेट का यहाँ पर कैंप लगाया गया है। मैं निश्चित रूप से बहुत बहुत बधाई देते हुए क्षेत्र के अपने सम्मानित लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आशीर्वाद और सहयोग देने आ रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में ब्लड डोनेट भी किया जा रहा है और उन सब लोगों के भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ मैं, जितने दिव्यांग विकलांग लोग यहाँ पर आए हैं। इन सभी खबरों के साथ जन टीवी उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।